हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, इससे पहले मैं अपने वीडियो में बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाया था। ठीक है, तो अब हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी का जो सिलेबस है, ठीक है, उस सिलेबस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, या यूनिट वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए, इस पे हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए वापस उसको देखिए कि क्या क्या आपको सिलेबस में पढ़ना है। उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट पैथोफिजियोलॉजी, जिसमें हम लोग बात करेंगे इसमें पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, कुछ डिफिनीशंस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक 10 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है होम्योस्टेसिस और फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म या निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आता है। ठीक है, तो फुल आपका एक क्वेश्चन आज यहाँ से क्लियर हो सकता है फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अच्छे से समझना है, अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी का डिफिनीशन जानते हैं। ठीक है, हाँ, आपने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने से पहले आपने फिजियोलॉजी पढ़ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पैथोलॉजी के बारे में भी आप सुने होंगे। पैथोलॉजी इट मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज। ठीक है, फिजियोलॉजी इट मीन्स स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन। आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा होगा, तो वहाँ आपने ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड बॉडी फंक्शन की बात की होगी। तब यहाँ आपको क्या किया है, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया है। तब आपका एक नया सब्जेक्ट बन गया है पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपका डिजीज है, जिसके कारण आपके बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, उसके बारे में जिस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं, उसी सब्जेक्ट का नाम है पैथोफिजियोलॉजी। वो फुल समझ में आया होगा आपको पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, कि पैथोलॉजी यानी स्टडी ऑफ डिजीज, फिजियोलॉजी यानी फंक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो आप दोनों को जोड़िएगा, पैथोफिजियोलॉजी बनेगा। तो अब पैथोफिजियोलॉजी में पैथो मीन्स डिजीज, फिजियोलॉजी यानी बायोलॉजिकल फंक्शन, यानी डिजीज के होने के कारण आपके बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शन में क्या चेंजेस हो रहा है, उसकी स्टडी करना ही पैथोफिजियोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, पैथोफिजियोलॉजी को हम लोग, जो पैथोफिजियोलॉजी वर्ड है वो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, 3 ग्रीक वर्ड से डिराइव है। पैथोज जिसका मतलब डिजीज या सफरिंग होता है, फिजियो जिसका मतलब नेचर या फंक्शन होता है, लॉजी जिसका मतलब साइंस या स्टडी होता है। अब इसका डिफिनीशन देखा जाए तो पैथोफिजियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ द चेंजेस इन बायोलॉजिकल फंक्शन कॉज्ड बाय ए डिजीज। ठीक है, यानी इसके अंदर हम लोग जो स्टडी करते हैं कि कोई भी आपका ह्यूमन है, उसके अंदर अगर कोई डिजीज हुआ है, ठीक है, जो बीमारी हुआ है, उसके कारण आप उसके बायोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मुझे फीवर हुआ, ठीक है, तो मुझे बुखार हुआ टाइफाइड। अब टाइफाइड के कारण मेरे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के अंदर, वो सब चीजें पढ़ना ही क्या कहलाता है, पैथोफिजियोलॉजी कहलाता है। तो इसलिए आप लोग देखे होंगे तो आपके सिलेबस में जितने भी हैं सभी डिजीज के बारे में ही पढ़ना है। वो भी डिजीज क्या 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 आपके बॉडी में उसका एटियोलॉजी है। ठीक है, क्या आपका उस बीमारी होने के वजह से क्या क्या सिम्टम्स आ रहा है। ठीक है, यही सब आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ और डिफिनीशन जान लेते हैं। जैसे पैथोलॉजी, सिंपल आपको मैंने बताया था, स्टडी ऑफ डिजीज। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। ठीक है, पैथोजेनेसिस इट मींस आपका जो डिजीज का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। नेक्स्ट है, अच्छा, पैथोजीन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे पैथोलॉजी हो गया, पैथोजेनेसिस हो गया, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पैथोजीन्स का मतलब क्या होता है। इट मीन्स बीमारी होने के जो कॉज, जिसके कारण आपका बीमारी हो रहा है, वो आपका क्या होता है, पैथोजिन्स होते हैं। यानी बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। जैसे टाइफाइड हो गया, तो टाइफाइड किसके कारण हो रहा है, बैक्टीरिया, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, पैथोजिन्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी इट मीन्स स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ डिजीज, यानी किस कारण आपका डिजीज हो रहा है, उसका जो कॉज है उसकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, इटियोलॉजी कहलाता है। सिंपल वर्ड में देखा जाए पैथोफिजियोलॉजी इट मीन्स आपका क्या हो गया, स्टडी ऑफ चेंजेस इन बायोलॉजिकल फंक्शन इन कॉज बाय ए डिजीज। ठीक है, तो होपफुल आपको पैथोफिजियोलॉजी का डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो सबसे पहला टॉपिक है
जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे पहले है वो है होम्योस्टेसिस। क्या है? होम्योस्टेसिस। आपने HFE फर्स्ट पढ़ा होगा, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में, वहाँ भी आपने होम्योस्टेसिस पढ़ा होगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत ना हो, इसलिए जो HFE फर्स्ट अगर सही से नहीं पढ़ के आया है तो जाइए दोबारा आप लोग HFE फर्स्ट का होम्योस्टेसिस का वीडियो देखिए, या उसको अपने जो प्रीवियस नोट्स होगा आपको वहाँ से दोबारा रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपने एक बार पढ़ रखा है तो वही चीज़ आप जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो इजीली आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं होम्योस्टेसिस क्या होता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, होम्योस्टेसिस। होम्यो का मतलब सेम, स्टेटिस का मतलब स्टेट या स्टैंडिंग। इट मीन्स क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ए कांस्टेंट स्टेट ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हो रहा है, ठीक है, उसकी एबिलिटी क्या है चेंज होने की, वही क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। इट मीन्स ए स्टेट ऑफ बैलेंस इन द बॉडी, यानी आपके बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है, जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो फिर वो कैसे डिक्रीज हो जाता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, वो कैसे डिक्रीज हो जा रहा है, तो ये आपके इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहा है, ठीक है, वो कैसे हो रहा है, कैसे ठीक हो रहा है, यही आपको होम्योस्टेसिस में पढ़ना है। अब इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया, लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी आपका इन्वायरमेंट में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर, ये आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया। लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या आ सकता है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर, आपके बॉडी का पीएच और ब्लड का पीएच, ठीक है, आपका हार्ट रेट, ठीक है, ये सब क्या है, आपके बॉडी का टेम्परेचर, ये सब आपके इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट जो है आपका, ठीक है, उसकी एबिलिटी क्या है, आपका कांस्टेंट स्टेट। ठीक है, तो होपफुल आपको होम्योस्टेसिस का डिफिनीशन समझ में आया होगा। अब जो ये वर्ड है, ठीक है, उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था हार्वर्ड के जो प्रोफेसर थे वॉल्टर बी कैनन इन 1930। इन्होंने ही सबसे पहले आपका क्या किया था, होम्योस्टेसिस वर्ड का इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब देखते हैं जो होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, यानी होम्योस्टेसिस तो हमने जान लिया कि इंटरनल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहा है, ठीक है, वो, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है, ये कैसे चीजें हो रही हैं, जिसको हम लोग होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म ना करके आपके सिलेबस में दिया हुआ है फीडबैक सिस्टम। क्या दिया हुआ है, फीडबैक सिस्टम। तो अब फीडबैक सिस्टम से समझने के लिए इजी है, मान लीजिए आपका कोई एक्शन है, ठीक है, एक्शन होता है तो कुछ इफेक्ट आते हैं, ठीक है, अब उस इफेक्ट से दोबारा आपका कोई एक्शन हो रहा है, इट मीन्स फीडबैक, इट मीन्स फीडबैक। ठीक है, अब फीडबैक का डिफिनीशन देखें, फीडबैक सिस्टम इज ए फॉर्म ऑफ ए रेगुलेशन ऑफ द बॉडी डिटेक्ट ए चेंज इन इंटरनल इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द चेंज। यानी कोई इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, यानी आपका बीपी बढ़ गया, ठीक है, अब फिर वो चेंज हो जा रहा है, यानी फिर वो सही हो जा रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं फीडबैक सिस्टम, यानी होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म। ठीक है, समझ में आया आपको फीडबैक सिस्टम क्या कहलाता है, यानी बॉडी के अंदर आपका, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, कुछ सिस्टम, कुछ इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, अब वो चेंज होके दोबारा रिस्पॉन्स कर रहा है, बैक पोजीशन पे आ जा रहा है, इट मीन्स क्या हो गया, रिस्पॉन्स टू द चेंज इज कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। अब फीडबैक सिस्टम के कुछ कंपोनेंट है, ठीक है, अब कौन कौन से कंपोनेंट है, तो 3 कंपोनेंट है। अब जो आपका मैकेनिज्म हो रहा है उसके 3 मेनली कंपोनेंट है। फर्स्ट सेंसर, ठीक है, जो स्पेशली रिसेप्टर्स, आगे आइएगा तो रिसेप्टर्स जिसको कहेंगे। अब जो सेंसर होते हैं वो जो स्ट्रेस है उसको डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, जो स्ट्रेस डिटेक्ट किया है सेंसर, उससे मैसेज को रिसीव करेगा, फिर वो सेंड करेगा आगे, ठीक है, आगे क्या करेगा, वो सेंड करेगा। फिर अब सेकेंड है इफेक्टर। अब इफेक्टर क्या करेगा, जो कंट्रोल सेंटर जो स्ट्रेस को सेंड किया है, आपका भेजा है आउटपुट, अब उस आउटपुट से रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो ये आपके 3 कंपोनेंट है, सेंसर, कंट्रोल सेंटर, सेंसर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। सेंसर का काम है स्ट्रेस को डिटेक्ट करना, कंट्रोल सेंटर का काम है सेंसर से आपका मैसेज लेना और सेंड करना आपका इफेक्टर के पास, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्टर क्या करेगा, आपका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। अब ये जो फीडबैक सिस्टम है उसमें जो रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स अगर सेम डायरेक्शन में आता है,
उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो उसको बोलते हैं निगेटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपका जो फीडबैक सिस्टम है वो 2 टाइप्स का है। टोटल जो फीडबैक सिस्टम्स होते हैं वो 2 टाइप्स के, यानी ये चेंजेस होगा तो 2 टाइप का होगा, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या निगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी बॉडी के अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या निगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो इसीलिए ये 2 टाइप का है, पॉजिटिव फीडबैक एंड निगेटिव फीडबैक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में क्या है कि आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वो इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे एग्जांपल में हमारा ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, यानी मान लीजिए हमारा क्या हुआ, ब्लीडिंग हुआ, ब्लड ब्लीडिंग हुआ, फिर वहां पे हमारा क्लॉटिंग फैक्टर क्या होगा, एक्टिवेट होगा। फिर क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होने के बाद से क्लॉटिंग कैस्केड आपका फॉर्म होगा। फिर जैसे क्लॉटिंग कैस्केड फॉर्म हुआ तो फिर आपका वो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, यानी ब्लड का क्लॉट हो जाना। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, यानी जो चेंज हो रहा है उससे ऊपर, उससे और इंक्रीज हो गया रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव फीडबैक। जब निगेटिव फीडबैक की बात आएगी तो वहां पे क्या हो जाता है, निगेटिव फीडबैक होगा, यानी डिक्रीज हो जाना, चेंज क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना। इट मीन्स इफेक्टर निगेटिव सिग्नल सेंड टू ए सिस्टम, यानी जो इफेक्टर था, जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता था, वो एक निगेटिव सिग्नल सेंड करेगा आपके सिस्टम के पास। जैसे हम एग्जांपल में देखेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी सिंपल हमारा मान लीजिए हार्ट रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो बीपी हमारा इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब बीपी इंक्रीज हुआ तो बीपी इंक्रीज हुआ, फिर हमारा संदेश जाएगा रिसेप्टर के पास। वहां पे हमारे बॉडी के अंदर एक बैरो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, जो बीपी को कंट्रोल करता है आपका। ठीक है, जो आपके नर्व इंपल्स वगैरह जनरेट करके आपका बीपी कंट्रोल करता है। तो उस जैसे बीपी इंक्रीज हुआ, ठीक है, ये सिस्टम अभी मेडिसिन की बात नहीं हो रही है, ये सिस्टम क्या है, आपके बॉडी के अंदर अपने आप ही ये होम्योस्टेसिस हो रहा है। अपने होम्योस्टेसिस पढ़ रहे हैं ना, यानी जो चेंजेस हो रहा है ना वो अपने आप ठीक हो रहा है। ठीक है, यानी बीपी आपका बढ़ गया है तो अब बीपी बढ़ने के कारण जो बैरो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो इनपुट जो है अपना सेंड करेगा नर्व इंपल्स की तरह। नर्व इंपल्स आपने पढ़ रखा है एचएपी में, तो नर्व इंपल्स की तरह आपका क्या करेगा, इनपुट सेंड करेगा। अब इनपुट सेंड करेगा तो कंट्रोलर सेंटर होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, उस मैसेज को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, फिर आगे की तरह भेजेगा। तो वहां आपका ब्रेन जो है वो उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद से फिर वो आउटपुट के लिए सेंड करेगा। ठीक है, अब आउटपुट के लिए सेंड करेगा तो वहां पे काम आएगा इफेक्टर। अब इफेक्टर में जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो ब्लड वेसल्स क्या होंगे, आपके ब्रेन से जो मैसेज आया है उसको कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद से रिसीव करने के बाद से आउटपुट देंगे, यानी रिस्पॉन्स देंगे। तो रिस्पॉन्स के कारण अब ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे, डायलेट यानी मान लीजिए आपका ये ब्लड वेसल्स था, अब यहाँ पे आपका बीपी इंक्रीज हो गया है तो बैरो रिसेप्टर क्या किया, संदेश भेजा ब्रेन के पास। तो संदेश भेजने के बाद से अब आपका जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो गया। अब ब्लड वेसल्स डायलेट हो गया तो जिसके कारण आपका जो बीपी इंक्रीज हुआ था वो क्या हो जाएगा, दोबारा से बीपी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से आपका ब्लड प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब फीडबैक सिस्टम क्या करता है, ये अब दोबारा बीपी बैक टू नॉर्मल एंड बॉडी रिटर्न टू होम्योस्टेसिस। अब ये दोबारा से आपका बीपी बैक नॉर्मल हो जाता है। इसी को आप क्या बोलते हैं, निगेटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। यानी ये आपको इफेक्टर को क्या करता है, निगेटिव सिग्नल सेंड करता है, यानी इसका जो चेंजेस होगा वो डिक्रीज। ठीक है, यानी जो चेंजेस हो रहा है ना वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, यानी जो चेंज क्या हुआ था, बीपी इंक्रीज हुआ था तो अब वो बीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कैसे होगा वो चीजें आपको मैंने समझा दिया। तो होपफुल आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी पैथोफिजियोलॉजी में। एक बार मैं दोबारा से आपको रिव्यू दे देता हूँ। पैथोफिजियोलॉजी का हमने समझा कि पैथोफिजियोलॉजी का सिंपल क्या हो गया, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस इन कॉज बाई डिजीज, यानी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, डिजीज बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है किसी डिजीज के कारण, उसी की स्टडी हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में करते हैं। फिर हमने देखा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में कि आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, एक एबिलिटी क्या है, कांस्टेंट स्टेट पे, यानी कांस्टेंट स्टेट पे कैसे वो इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उसी की स्टडी हम लोग होम्योस्टेसिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि ये होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज्म है, जिसको हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं,
वो आपका फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, कि कैसे आपका फीडबैक सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ द बॉडी डिटेक्ट ए चेंज इन इंटरनल इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द चेंज, यानी पहले डिटेक्ट कर रहा है उस इंटरनल इन्वायरमेंट का जो चेंज हो रहा है, फिर उसको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो अब ये जो फीडबैक सिस्टम होता है वो अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो उसको पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं, अगर रिवर्स डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसके निगेटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। और जो आपका कंपोनेंट है वो 3 होते हैं, सेंसर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। सेंसर क्या करेगा, मैसेज को किसी चीज को एब्जॉर्ब करेगा, मैसेज डिटेक्ट करेगा। नेक्स्ट कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, जो सेंसर से मैसेज आया है उसको कलेक्ट करके उसको एडजस्ट करेगा, फिर एडजस्ट करके आगे मैसेज पहुंचाएगा, फिर ठीक है। अब जैसे इफेक्टर के पास मैसेज आया तो अब इफेक्टर क्या करेगा, उस पर रिस्पॉन्स देगा। जैसे हमने निगेटिव फीडबैक में देखा था कि हमारा बीपी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, तो वहाँ बैरो रिसेप्टर जो है वो एज ए सेंसर क्या करें, एक्टिवेट हो रहे हैं। तो एक्टिवेट हो रहे हैं तो वो कंट्रोल सेंटर के पास भेज रहे हैं मैसेज, यानी ब्रेन के पास। अब ब्रेन को पता चला कि हाँ जी बीपी अब इंक्रीज हो गया है, रिसेप्टर आपका संदेश भेजा, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, फिर उसको एडजस्ट करके आपके ब्लड वेसल्स को मैसेज पहुँचते हैं, तो ब्लड वेसल्स क्या हो जा रहे हैं आपके, फिर से डायलेट हो जा रहे हैं, इफेक्ट रिस्पॉन्स आ जा रहा है, ठीक है, जिससे बीपी आपका कम हो जा रहा है। तो इसी फीडबैक मैकेनिज्म को कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो होपफुल आपको समझ में आया होगा फीडबैक सिस्टम या फीडबैक मैकेनिज्म या होम्योस्टेटिस मैकेनिज्म। थैंक यू डियर स्टूडेंट।